जो एवरीडे साइंस और जनरल साइंस एबिलिटी का पोर्शन आज हमने करना है। बेसिकली वो बेसिक्स या बेसिस ऑफ लाइफ है। प्रोफेसर साइंस एकेडमी की तरफ से तो जितने भी एस्पायरेंट्स हैं जिन्होंने सी एस एस 2022 और सी एस एस 2023 की जो अटैम्प्ट देनी है, उस हवाले से आज का हमारा जो एवरीडे साइंस का टॉपिक जो चल रहा है वो बेसिस ऑफ लाइफ पर जो जनरल साइंस एबिलिटी में पिछली दफ़ा अगर हम देखें तो पिछली दफ़ा जो हमारे पास ऑर्गेनेलिज और सेल ऑर्गेनेलिज और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या फिर जो हमारे पास क्वेश्चन आया था वो बेसिकली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं और इसी तरह सॉन। ठीक है, आप जितने भी एस्पायरेंट्स मौजूद हैं कोशिश करें कि जो है ना वो क्लास की जितनी भी मतलब की एक्टिविटीज़ होती हैं डेली बेसिस पे उनको डेली बेसिस पे जो है, तो मेरी सजेशन है कि आप क्लासेस को ज्वाइन किया, अच्छा आप ज़रूर क्लासेस को ज्वाइन किया, क्योंकि अगर आप लोग नहीं थे क्लासेस ज्वाइन करने में, क्लासेस ज्वाइन करने में मज़ा नहीं आता, ना हमें और ना हमारा दिल करता है। नेक्स्ट सीधी सी बात है कि जब टीचर के पास स्टूडेंट नहीं होते ना, तो वो पढ़ाने में वो एक पैशन जो होता है ना वो नज़र नहीं आता। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर क्लासेस ज्वाइन किया करें और डेली बेसिस पर ज्वाइन किया करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक के अंदर हिस्ट्री ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री ऑफ सेल बेसिकली आपका ये टॉपिक है साइंसेस सब्जेक्ट्स के जो लोग हैं, बॉटनी, जोलॉजी, केमिस्ट्री, इसी तरह हट के अगर आप मैट्रिक के अंदर भी ये चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मतलब कि हम चीज़ें पढ़ेंगे वो ये पढ़नी है कि हमने पेपर के अंदर लिखना कितना है। बाज़ जो एस्पायरेंट्स होते हैं, जो साइंस फील्ड के होते हैं, वो इतना लिख देते हैं इन क्वेश्चंस को कि ज़रूरत से ज़्यादा। अब चेकर जो होता है, एग्जामिनर होता है, वो ये समझता है, वो इन चीज़ों को समझ रहा होता है कि कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि साइंसेस का बैकग्राउंड रखते हैं और कुछ एस्पायरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आर्ट्स का बैकग्राउंड रखते हैं। ठीक है, तो साइंसेस और आर्ट्स के बैकग्राउंड को जो है ना उसको इग्नोर करके जो हमने डिस्कस करना है, जी रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं बेसिकली आज टैब पे वैसे भी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, तो आपकी साइंसी सब्जेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए आपने ये नहीं फील करवाना एग्जामिनर को कि आप साइंसेस के हैं या आर्ट्स के हैं। आपने एक न्यूट्रल जो है ना पैराग्राफ देना है और इतना देना है जितना पूछा गया है। आपने एक्स्ट्रा नहीं लिखना, ताकि उस एक्स्ट्रा लिखने से आपकी जो है ना वो बेसिकली इम्प्रेशन जाता है वो बुरा जाता है। आपने बस इतना लिखना है कि आप अपने एग्जामिनर को सेटिस्फाइड कर सके अपने आंसर के लिहाज से। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अच्छा जी, हिस्ट्री ऑफ सेल में सेल इन द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, हमारी जिंदगी, हमारी जान, हमारी सब कुछ, यकीन करें खाना पीना उठना बैठना सब कुछ, अगर सेल ना होता कुछ भी ना होता। कहते हैं कि मैं बेसिकली केमिस्ट्री का हूँ, तो मैं इसके थोड़ा सा अगेंस्ट ज़रूर हूँ, लेकिन बेसिकली ह्यूमंस की जो इंसान की या जानदारों की जो बेसिक की है वो सेल है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका पौधा है, आप खुद हैं, जानवर है, कोई भी है, उसकी जो बेसिक की ऑफ लाइफ है वो सेल है। मैं एज ए केमिस्ट होने के नाते मैं इस चीज़ से थोड़ा सा रिटॉर्ट करता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आप जहाँ भी पाए जाते हैं, आप इंसान हैं, हैवान हैं, आप जो है वो अगर पौधों की शक्ल में देख लें, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पाई जाती है बेसिकली वो आप एटम से मिलकर बने हुए, सेल से मिलकर नहीं बने हुए। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि जब हम इसके स्टेजेस को देखते हैं, ऑर्गेनेलिस के स्टेजेस को देखते हैं, तो ये बेसिक की ऑफ लाइफ सेल की तरफ, सेल से आगे जो है वो ऑर्गेनेलिस की तरफ जाता है, ऑर्गेनेलिस से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से एटम्स की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस बात पे मैं थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जरूर करता हूँ इनसे। अच्छा जी, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन आउट ऑफ लाइफ। सेल वाज डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक इन 1665। ये आपने डिफाइन सेल अगर आ जाता है तो उसमें चीज़ें इंप्लीमेंट करवानी है। साइटोलॉजी की डेफिनेशन और एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लेस सेल। Main points of cell theory by Schwann and the Schuldens.
बेसिकली ये साइंसदानों के नाम है, ठीक है। जी आप लोग जो है ना टेक्स्ट लास्ट पे क्या करें, आप लोगों के जो टेक्स्ट हैं वो लास्ट पे हों तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्वेश्चन क्यूरी वगैरह होती है ना, वो लास्ट पे करें। जी जी रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लेक्चर को, श्योर कर रहा हूँ जी। अच्छा जी, इन जो दो बंदों ने इनकी जो सेल थ्योरी के एस्पेक्ट्स दिए हैं बेसिकली वो क्या है, इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं सेल के हवाले से कि जो सेल होता है वो आउटर मेम्ब्रेन रखता है और इसका एक साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म जहाँ पे भी बायोलॉजी के अंदर प्लाज्म का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है फ्लूइड, ठीक है। साइटोप्लाज्म से मुराद किसी भी ऐसी जगह को कहते हैं, ऐसे हिस्से को कहते हैं जिसके अंदर कोई फ्लूइड हो, फ्लूइड के अंदर कोई चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और न्यूक्लियस, किसी भी सेल का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो न्यूक्लियस होता है। हमारा जितना भी हेरिडिटरी मटेरियल है, हमारी विरासती निज़ाम है, वो न्यूक्लियस से चलता है, जिसे हम डीएनए का नाम सुना होगा। यहाँ पे कुछ आर्ट्स के लोग भी मौजूद हैं, उनके लिए कुछ मैं बातें डिस्कस कर रहा हूँ कि आपने डीएनए का नाम सुना होगा, हेरिडिटरी मटेरियल है, आपके नाखून, आपकी जिन्स, आपका बेटा आप जैसा, आपकी बेटी आप जैसी है, माँ बाप जैसे आप खुद हैं। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, ये न्यूक्लियस पे डिपेंड करती हैं। अच्छा जी, दो तरह के सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं, अयूकैरियोट्स होते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ वाज़ह कर दूं, प्रो का मतलब होता है विदाउट और अयू का मतलब होता है किसी चीज़ का वाज़ह होना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि प्रोकैरियोट्स से मुराद ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। और मतलब अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो फिर अपनी नस्ल नहीं बढ़ाते। एक सवाल है ना कि सर आप अभी कह रहे हैं कि न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस होता है तो नस्ल बढ़ती है, हम एक दूसरे होते हैं। लेकिन जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स हैं, जो अमीबा के अंदर सेल्स पाए जाते हैं, क्या इनकी नस्ल नहीं बढ़ती है, लेकिन उनके न्यूक्लियस से बाहर जो होता है, उनके न्यूक्लियस के बगैर जो उनका हेरिडिटरी मटेरियल होता है, विरासती मटेरियल होता है, डीएनए होता है, वो इसके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये बात याद रखिएगा। और यूकैरियोट्स के अंदर ऐसा कुछ होता है कि आप उनके साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के आगे न्यूक्लियस होता है, फिर उसके अंदर पाया जाता है। आगे मैं बता रहा हूँ जिसकी टाइप्स है। प्रो मतलब प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है फ्रॉम ईल्ड ओल्ड ग्रीक, प्रो मतलब बिफोर, कैरियोट्स मतलब कर्नल, रेफरिंग द सेल न्यूक्लियस, मतलब ये सेल के बगैर, न्यूक्लियस के बगैर जो सेल होता है उसको प्रोकैरियोट्स कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताता जाऊँ कि जो इब्तिदा हुई थी, रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा था नट शेल के अंदर, पस सेल्स के अंदर देखा था। तो इब्तिदा हुई थी ना जब इसकी, तो इब्तिदा के वक़्त जो सबसे पहला जो ये जो ओरिजिनेशन और इसकी हिस्ट्री देखें, तो जो न्यूक्लियस है बेसिकली, जो सेल्स हैं वो पहले प्रोकैरियोट्स थे, उसके बाद ये यूकैरियोट्स ओरिजिनेट हुए हैं। इसको आप कर लीजिएगा। अच्छा जी, यूकैरियोट सेल्स के अंदर क्या होते हैं ऑर्गेनेलिज़्म में, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम्स, गोल्गी apparatus वगैरह पाए जाते, नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाए जाते बल्कि यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, लाइसोसोम्स क्या होते हैं, गोल्गी apparatus क्या होता है, ये भी इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ये सेल्स के आपको दो टाइप्स दिख रही हैं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ जी। यूकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर वाज़ह न्यूक्लियस मौजूद है। ये आपको जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा रेड कलर में दिख रहा है बेसिकली। मैं इसको जो है ना वो ग्रीन करता हूँ ताकि आप, ये वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली न्यूक्लियस है। और इसके बाद अगर इसके अंदर छोटा सा आपको डीएनए नज़र आ रहा है यहाँ पे सेंट्रल में, ये छोटे छोटे आपको साइडों पे नज़र आ रहे हैं बेसिकली, ये वाले हिस्से, इसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इन छोटे छोटे हिस्सों को हम वैक्यूल्स का नाम देते हैं। ये जो हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। इनके भी हम आगे जाके यूजेस का नाम देखेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास सेंट्रल में सीलियाई नज़र आ रहे हैं, बेसिकली हर सेल का हिस्सा नहीं होते, ये किसी किसी सेल का हिस्सा होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल है। इसी तरह हमें डिस्कस करते हैं तो हमारे पास ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। इसके अंदर कोई भी आपको न्यूक्लियस नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और इसका जो डीएनए होता है वो ओपनली यहाँ पे पाया जा रहा है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स वगैरह इसके अंदर होते हैं। अच्छा जी जी, अच्छा इस ये आप इसका स्ट्रक्चर इस तरह ड्रा करें तो ज़्यादा बेहतर, अगर आपके पास सवाल आता है तो इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करने से आपका अच्छा इंप्रेशन सामने आएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, सेल ऑर्गेनेलिस, ये देखें जी, सेल ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा पहले यहाँ पे बता दूँ। फॉर एग्जांपल मैं एक इंसान हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा फोर्स करके, मैं एक इंसान हूँ, मैं बेसिकली दिल के निज़ाम से और दिमाग के निज़ाम, मतलब कि जो हमारा सर्कुलर सिस्टम है, सर्कुलर सिस्टम के साथ मेरा
जो नर्व सिस्टम है, जिसे कुछ लोग नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, लेकिन नर्वस वर्ड नहीं होता, नर्व सिस्टम होता है, ठीक है। इसी तरह मैं बात करूं, अगर मेरे पास एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ये सारे एक सिस्टम होते हैं, इनको हम ऑर्गन सिस्टम का नाम देते हैं। ये ऑर्गन सिस्टम बने होते हैं ऑर्गन से, जैसे फॉर एग्जांपल दिल, सिर्फ नालियां और दिल मिला दिया जाए तो ऑर्गन सिस्टम है। अगर हम सिर्फ दिल की बात करें, वो ऑर्गन है। दिल के अंदर जो सेल्स की बात करें, तो वो बेसिक दिल के अंदर टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के बाद सेल्स होते हैं, सेल्स के बाद हमारे पास जो होते हैं वो ऑर्गेनेलिज आते हैं। मतलब मैं इंसान की बात नहीं कर रहा, मैं जानदार की बात नहीं कर रहा, मैं जानदार के ऑर्गन सिस्टम की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा, मैं ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं टिश्यूज के अंदर सेल्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ सेल्स के अंदर मौजूद ऑर्गेनेलिज की। मतलब मैं बहुत छोटे लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ। पीछे देखें, आपको डायग्राम में नजर आ रहा है, ये देखें, ये ऑर्गेनेलिज हैं, ये छोटे छोटे आपको न्यूक्लियस नजर आ रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम्स, दीज आर ऑर्गेनेलिज, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद हम बात कर रहे थे सेल ऑर्गेनेलिज में, सबसे पहले ऑर्गेनेलिज आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पिछली दफा 2021 के सीएसएस के पेपर में आई थिंक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई थी, और मैंने अटेम्प्ट भी की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा ईडीएस एवरेज साइंस के अंदर 59 मार्क्स थे। हालांकि कंपल्सरी सब्जेक्ट्स की बहुत टफ चेकिंग हुई थी, मुझे याद पड़ता है, और सबसे कम नंबर मेरे करंट अफेयर्स में आए थे जो कि 41 थे। और आप देखेंगे जो टॉपर हमारे पास है अभी सीएसएस 2021 का, उसके भी आई थिंक 41 मार्क्स है करंट अफेयर्स के अंदर। अच्छा जी, मैं बताना ये चाह रहा था कि सेल ऑर्गेनेलिज में सबसे पहला हिस्सा हम पढ़ेंगे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं, अब आपके पास सेल होता है, सपोज ये सेल आपके पास, ये सेल है जी। अच्छा जी, सेल में आपको नजर आ, सॉरी सॉरी सॉरी, अच्छा जी, ये आपको सेल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है जी, आपके पास ये वाला जो एरिया ना, ये वाला एरिया, ठीक है, इस हिस्से को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस हिस्से को हम सेल मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को घेरे हुए होता है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। अच्छा जी, किन बच्चों को आवाज ठीक आ रही है? आवाज ठीक आ रही है? जी ठीक है, ओके जी, ओके। चलिए जी, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात करने को जा रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखिए जी, हमारे पास जो नेक्स्ट है, बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। देखिए, आउटर में बाउंड्री ऑफ द सेल्स कवर्ड बाय द सेल वॉल इन द प्लांट सेल। याद रखिएगा, सेल वॉल का मतलब होता है, आप देखेंगे पौधे सख्त होते हैं, उनकी जड़ें, तने, सब कुछ सख्त होता है, ठीक है, लेकिन हम इंसान जो होते हैं बड़े सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि पौधों के जो गिर्द होती है, उनके सेल्स के गिर्द सेल वॉल होती है। सेल वॉल एक और तय होती है सेल मेम्ब्रेन के बाद, जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है। जो हमारे पास सेल्स हैं, जो दूसरे हैं एनिमल सेल्स हैं, उनके अंदर सेल वॉल नहीं होती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। सेल मेम्ब्रेन की हम बात करें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और है, सेल वॉल और है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लाज्मा के बाहर पाई जाती है। अच्छा, आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल कवर्ड बाय द सेल वॉल इन प्लांट सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स। इसमें देखें जी, इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अच्छा, मैं बताऊं जी, फॉस्फोलिपिड्स दो, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है, मतलब एक ऐसा, अच्छा मॉलिक्यूल क्या होता है, पहली बात ये कि सर व्हाट इज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल बेसिकली होता है कि जब एटम आपस में कोई ऐसी शय बना दें जो कि आज़ाद रह सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं पानी पीता हूँ ना, तो पानी एक मॉलिक्यूल है। पानी बना है H2O से, H2O बना है H और O से। H और O अकेले एटम कभी भी आज़ाद नहीं रहते, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे नहीं होते। अब जब वो आपस में मिलते हैं तो आज़ाद रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, पहले मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, फिर जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं, उसको हम कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। तो सबसे पहले ये फॉस्फोलिपिड्स की बात की जाए, तो फॉस्फोलिपिड्स कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस भी है और लिपिड्स भी है। कोलेस्ट्रॉल्स एक मॉलिक्यूल है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल है। बताता जाऊं जी, आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन, ये सारी की सारे प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। आपके ब्लड का जो हिस्सा है वो मैक्सिमम प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। यकीन करें, प्रोटीन आपके तकरीबन ड्राई पार्ट ऑफ द बॉडी का 65 to 70% बनाती है। इसका मतलब है प्रोटीन इज द मेजर
एलिमेंट मॉलिक्यूल ऑफ द ह्यूमन बॉडी और एवरी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक, अच्छा जी, इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितनी तरह की होती है, शक्ल कैसी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करने के लिए दो मॉडल हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कौन से। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या होता है जी, सेल मेम्ब्रेन इज नॉट सॉलिड, rather like a vegetable oil with individual molecules floating. So all individual molecules just like floating in fluid medium. It also a mosaic of, अच्छा इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, दैट इज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। बेसिकली हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल। इसके अंदर देखें आपको छोटे छोटे ये ब्राउन जो है ना रेडिश कलर में नजर आ रहे हैं, ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स हैं किसके हमारे पास है, इनको हम कह सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स की जो लेयर्स हैं। ये ऊपर भी आपको नजर आ रही हैं, ये आपको मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ। यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक लेयर है और ये ऊपर वाली दो लेयर है, इसको हम कहते हैं जो दो लेयर्स बना रहा है ना, इसको हम बाई लेयर का नाम देते हैं, ठीक है जी। ये आपको जो नजर आ रहे हैं यहाँ पे ब्लू कलर में नजर आ रहे हैं, बेसिकली ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि ट्रांसपोर्ट का काम बनती हैं, सेल के अंदर चीज़ें लेकर जाती हैं, बाहर लेकर जाती हैं, क्योंकि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टिव ट्रांसपोर्ट का भी वजह बनती है। तो इसी तरह ये छोटे सा ऊपर लगे हैं ग्लाइकोलिपिड्स लगे हुए हैं, इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पे लगे हुए हैं। आपने जब इसका स्ट्रक्चर आना है ना, इसके सवाल आना है, तो आपने बेटा इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जरूर बनाना है, जो आपको मैं यहाँ पे डिस्कस करवा रहा हूँ, ठीक है जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप खुद जानदार ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन टिश्यू से, टिश्यू सेल से, सेल ऑर्गेनेलिस से, मैं एक सेल के अंदर मौजूद हिस्सों को पढ़ा रहा हूँ। ये मेरा आज का टॉपिक उन सेल के हिस्सों को पढ़ाने का है, ठीक है जी। ये बात याद रखिएगा, मैं किस लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ, मैं रूट लेवल पे जाके बात कर रहा हूँ सेल्स की। अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जी इसके नेक्स्ट अच्छा इसके फंक्शंस क्या क्या हैं जी। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सेल के अंदर चीज़ों को लेकर जाती है, बाहर लेकर जाती है। आपका एक जो जानदार है वो कई हज़ारों लाखों सेल्स पर मुश्तमिल है, मैं सिर्फ एक सेल की बात कर रहा हूँ, उस सेल के अंदर मौजूद हिस्सों की बात कर रहा हूँ जिनका नाम ऑर्गेनेलिज होता है। एक होता है ऑर्गेनिज्म, आप खुद ऑर्गेनिज्म है, जो सुन रहा है मेरे सामने मेरी बात को, वो ऑर्गेनिज्म है। आप बने हैं ऑर्गन सिस्टम से, आपका ऑर्गन सिस्टम बना ऑर्गन से। ऑर्गन सिस्टम कौन सा है, आपका पूरा निज़ाम खून के बहाव का, जैसे फॉर एग्जांपल दिल और उसकी नालियां। सिर्फ अगर दिल की बात की जाए तो वो ऑर्गन है। दिल के टिश्यूज की बात की जाए, जिनसे दिल बना है वो टिश्यूज होते हैं, जिनसे टिश्यूज बने हैं वो सेल्स होते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर बार बार बता रहा हूँ, ये बेसिक्स आपका पहला लेक्चर है इसलिए। अच्छा जी, इसके पहले आपको मैंने बात बता दी है जी, ट्रांसपोर्ट करता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब अपनी मर्जी से चीज़ों को लेके जाने देता है, जिनको लेके जरूरत होती है, जिनको नहीं होती उनको नहीं लेके जाने देता। लिपिड एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल हेल्प इन द फॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम बात करें, ये मैंने बता दिया जी, सेल ऑर्गेनेलिज में साइटोप्लाज्म जी, साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है सेल का प्लाज्म, वो हिस्सा जो सेल के अंदर मौजूद होता है। अच्छा, इसके आगे डायग्राम बनी हुई है, ये नजर आ रहा है आपको जी, ठीक है। ये जो एरिया, ये बेसिकली न्यूक्लियस है, सेल साइटोप्लाज्म नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे एक पूरा सेल जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सब कुछ अंदर होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बाहर वाली झिल्ली होती है ना, उसके अंदर जितना भी लिक्विड होता है, पानी होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ कि आपके पास ये सेल है, ये सेल है, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यहाँ पे गोल्गी apparatus पाया जाता है। ये सारा हिस्सा, ये वाला यहाँ पे जितना भी, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है, जिसमें ऑर्गेनाइज होते हैं, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करें कि साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है। लिविंग कंटेंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन, हाँ जी ठीक है राबी अनवर, ये भी ठीक है। बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म, द लिविंग कंटेंट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। अच्छा, प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है, अगर हम न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के जो है ना वो लिविंग कंटेंट के बाद बात करें तो उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म हैज टू पार्ट, साइटोसोल्स एंड ऑर्गेनेलिज। अगर हम उस तमाम सेल के हिस्सों को जो पाए जाते हैं सेल के अंदर, उनमें अगर तमाम ऑर्गेनाइज, टू पार्ट साइटोसोल्स एंड ऑर्गेनेलिज, अगर हम उस तमाम सेल के हिस्सों को जो पाए जाते हैं सेल के अंदर, उनमें अगर तमाम ऑर्गेनेलिज को निकाल दें और सिर्फ लिक्विड की बात करें, ऑर्गेनेलिज कौन कौन से मैं बता रहा हूँ, ये देखें दोबारा फिर देखें, यहाँ पे देखें पीछे, मैं आपको पीछे लेके चलता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। चल भी पीछे किधर गई, हाँ, अगर फिर देखें ब्लू कलर में आपको नजर आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दूं, न्यूक्लियस निकाल दूं, सब कुछ निकाल दूं और सिर्फ ये प्लाज्मा बचता है, इसको हम कहते हैं इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इसको हम
प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है जी। नहीं आप जो है ना यहाँ पे और भी बड़े साइंस के बंदे हैं, तो हर बंदे का अपना एक ट्रेंड होता है, आपको इंशाल्लाह कोई और टॉपिक दूंगा मैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको बता दिया जी। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिकली साइटोसोल्स क्या होते हैं। ये सॉल्युबल पार्ट होता है, 90% वाटर मुश्तमिल होता है, और हैविंग ऑल फंडामेंटल मॉलिक्यूल्स इन टू फॉर्म्स, ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें ट्रू सॉल्यूशन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस फ्रॉम ट्रू सॉल्यूशंस। क्लॉइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ये दोनों की डेफिनेशन आ जाती है पेपर के अंदर। अ लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आयंस from our colloidal solutions either सोल, बेसिकल सोल क्या होता है, नॉन विस्कस पार्ट, और जेल जो होती है वो विस्कस पार्ट होती है। ये किसी भी प्लाज्मा के हिस्से दो नाम होते हैं जिनका नाम एक सोल होता है। नहीं नहीं, बेइज्जती नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते, मैंने कहा ही नहीं बेइज्जती होगी। आप बच्चे, मुझे तो समझ नहीं आ रही आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। वो उनको मैंने रोका है ना, वो एक बड़ी कॉम्पिटेंट लेडी है, मेरे साथ वो पार्टिसिपेट करती रहती है। अच्छा जी, इसके बाद आगे बात करते हैं जी। हमारे पास मैंने बता दिया कि विस्कस और नॉन विस्कस पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। अगर वो सोल पर मुश्तमिल है आपका क्लॉइडल सॉल्यूशंस, बेसिकली ये फिजिक्स में डेफिनेशंस आती हैं, केमिस्ट्री के अंदर आती हैं। इन याद रखिएगा कि लार्ज मॉलिक्यूल एंड फ्रॉम फॉर्म, अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स मिलकर क्लॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब क्लॉइडल सॉल्यूशंस होते हैं वो सोल हो सकते हैं या जेल हो सकते हैं। अगर सोल है तो वो नॉन विस्कस है, मतलब वो बड़ा ही मतलब गाढ़ा नहीं होता, बड़ा ही एथनिक सा होता है। अगर हम जेल की बात करें तो वो गाढ़ा होता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करें फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, स्टोरेज हाउस ऑफ कंपाउंड लाइक स्टार्च, मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक का मतलब होता है तोड़ फोड़ का काम, मतलब कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, चीज़ों को बनाना, छोटी छोटी चीज़ों को तोड़ना, और तोड़कर मतलब बड़ी चीज़ों को तोड़कर छोटा करना, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म सॉरी। और अगर हम बड़ी छोटी चीज़ों को जोड़ें, फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनाएं, उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। अच्छा जी, स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म हेल्प फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया टू मूव इन द साइटोप्लाज्म, ये हमारा एक। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की। सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स में चौथी चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यकीन करें न्यूक्लियस ना हो तो आप ना हो। यहाँ पे बैठा हुआ जो कटरीना, कंवल, राबिया, हुमैर, सुफिया, कुछ भी यहाँ पे जितनी भी हैं, वो कुछ भी ना होता अगर न्यूक्लियस ना होता। इसका मतलब है न्यूक्लियस का होना आपके होने के लिए बड़ा जरूरी है। ये बात न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बेसिकली रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में डिस्कवर किया सेल के अंदर। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? एक पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर छोटा पोर्शन होता है। एक होता है क्रोमाटन जो कि डीएनए और क्रोमोसोम्स को बनाता है। एक होती है न्यूक्लियस से बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये बेसिकली सेल के अंदर ही पाया जाता है। ये ऑर्गेनली है, लेकिन ये न्यूक्लियस को जो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस को और प्लाज्मा को अलग करते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे जी, इसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, उसको हम न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं, ताकि सेल के अंदर आने जाने की चीज़ों को कंट्रोल कर सके। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी, इसकी बात हम करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है? ये सेपरेट द न्यूक्लियर प्लाज्म फ्रॉम साइटोप्लाज्म। दे आर न्यूक्लियर pores present in the nuclear membrane through which exchange of material take place between cytoplasm and nucleoplasm. Number of pores are available, variables, मतलब कि नंबर किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में कम हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? जो न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड पाया जाता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस बेसिकली ये डार्कली स्टेन्ड बॉडी होती है न्यूक्लियस के अंदर, जो कि किसी भी मेम्ब्रेनस बाउंड्री के बगैर होती है, विच सेपरेट इट फ्रॉम द आउटर अदर मटेरियल। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये हेरिडिटरी मटेरियल होते हैं। ये बेसिकली इस तरह के बने होते हैं, आपको मैं बता दूं थोड़े से कि इनकी शक्ल इस तरह का इनकी शक्ल होती है। ये वाला क्रोमाटन होता है, ये यहाँ पे जो होते हैं हमारे पास क्रोमाटिड्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ये बेसिकली मिलकर बड़े, ये इस तरह कई मिलकर डीएनए बनाते हैं, जिसको हम डीएनए का स्ट्रक्चर कहते हैं ना, वो बेसिकली क्रोमोसोम से मिलकर बना होता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा जी, क्या आ सकता है जी हमारे पास? इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहते हैं औलाद को, मतलब पेरेंट्स से औलाद में जो मुंतकिली है वो न्यूक्लियस से होती है। दी 3 टाइप्स ऑफ आरएनए आर सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस। अच्छा जी, आरएनए का बड़ा एक अच्छा रोल होता है। किसी किसी में डीएनए नहीं होता, उसमें आरएनए होता है। तो आरएनए 3 तरह के होते हैं, ये भी हमने आगे जाके पढ़ना है। मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसपोर्ट आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। 3 दीज आरएनए आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब आपको मैंने बताया था अप्रोक्सीमेटली 65 टू 70% आपका पार्ट ह्यूमन बॉडी का प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब है आरएनए की बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके इस पूरे
जो है ना आपकी बॉडी फॉर्मेशंस के अंदर। अच्छा जी, माइटोकॉन्ड्रिया दैट इज अ पावर हाउस ऑफ सेल। जैसे आपका पेट काम करता है ना आपकी बॉडी के लिए, इसी तरह सेल के लिए उसका जो एनर्जी बनाता है बेसिकली वो पावर हाउस है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब जो एनर्जी सपोर्ट करता है, मतलब एटीपी बनाता है, मतलब एडीपी बनाता है, जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है सेल को एक्टिविटीज के लिए, वो बेसिकली कौन करता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ये पावर हाउस सेल है, ये डिफरेंट होता है सेल्स के लिहाज से, किसी में दो होते हैं, किसी में एक होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सेल। दे हैव टू मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन होती है। इसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो क्रिस्टाई बनाती है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊपर वाली लेयर है बेसिकली वो फ्लैट है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो क्रिस्टाई बना रही है, मतलब कि इस तरह की ऊपर नीचे वाली लेयर्स बना रही है ना ये वाली, इसको हम कहते हैं क्रिस्टाई, ठीक है, इसको हम क्रिस्टाई का नाम देते हैं, इसको हम क्रिस्टाई का नाम देते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें राइबोसोम्स इसके अंदर पाए जाते हैं। थोड़ी सी ना मेरे ख्याल में इस मीटिंग में चेंज करना पड़ेगा वो। जी ठीक है जी, राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये बेसिकली F0 और 1 कम्प्लेक्स जो इन क्रिस्टाई के अंदर पाए जाते हैं ना, छोटे छोटे आपको नजर आ रही हैं, छोटी छोटी बॉल्स नजर आ रही हैं, देखो थोड़ा जूम करके देखें, यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स नजर आ रही हैं, यहाँ पे भी नजर आ रही हैं। और इसके साथ इसके अंदर क्या होते हैं? क्रिस्टाई जंक्शंस भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स के साथ साथ इनके अंदर डीएनए भी पाया जाता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए भी होता है। बेसिकली ये पावर हाउस क्यों कहलाता है? क्योंकि जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है सेल को वो ये प्रोवाइड करता है। आगे जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बड़ा इंपॉर्टेंट ये जो है ना वो एक ऑर्गेनालिज है। कितने ऑर्गेनालिज पढ़े हैं? सबसे पहला ऑर्गेनालिज में पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन, फिर पढ़ा हमने जो है न्यूक्लियस पढ़ा है, न्यूक्लियस के साथ हमने जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, फिर हमने क्या पढ़ा है? सेल ऑर्गेनालिज पढ़े हैं जी। अच्छा जी, सेल ऑर्गेनालिज में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, साइटोप्लाज्म भी पढ़ा जी, ठीक है। अच्छा जी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम बेसिकली क्या होता है? ये हमारे पास एक नेटवर्क होता है चैनल्स का जो एक्सटेंड होता है। सेल वॉल इज ऑर्गेनाइज और नॉट? यस बिल्कुल, सेल वॉल ऑर्गेनाइज है, लेकिन जस्ट फॉर द प्लांट सेल्स, ठीक है, ये ऑर्गेनाइज है लेकिन प्लांट सेल का ऑर्गेनाइज है, एनिमल सेल्स का ऑर्गेनाइज नहीं है। अच्छा जी, दी वॉल्स ऑफ द चैनल्स आर कॉल्ड द क्रिस्टाई। बेसिकली यहाँ पे इसको डायग्राम में समझें, ठीक है। पहले आपको मैं बता दूं कि सेल ऑर्गेनाइज में आपको नजर आ रहा है कि सेल ऑर्गेनाइज में यहाँ पे ना ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जो सेल का न्यूक्लियस होता है ना सेंटर में, उसके गिर्द ये चिपटा होता है दोनों साइड पे। ये आपको जो इसके नजर आ रहे हैं सिस्टर्नी नजर आ रहे हैं, ठीक है। इस सिस्टर्नी के जरिए ये राइबोसोम्स को, बेसिकली इसका काम क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम्स बन रहा होता है ना, राइबोसोम्स की जो तीन जो टाइप्स होती हैं उनको सेल के दूसरे हिस्सों पर लेकर जाकर जहां पर प्रोटीन बनाने की कोशिश कर रहा होता है, वो बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अच्छा, एक और बात बता दूं, आपने लाइसोसोम एक ऑर्गेनाइज पढ़ने हैं, बेसिकली वो लाइसोसोम इन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, बता दूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रफ, एक होते हैं स्मूथ। सीधी सी बात है, जिसके साथ आर लगा होता है उसकी खूबसूरती अपनी होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के साथ भी अगर आपके साथ आर लग जाता है, मतलब किसी भी आर मेल की बात कर लें या फीमेल की बात कर लें, तो वो खूबसूरती बढ़ जाती है। सपोज आप मेरी बात ही कर लें कि रिजवान अगर किसी के नाम के साथ लग जाता है तो वो भी इंसान खूबसूरती की तरफ रवा दवा होना शुरू हो जाता है। अच्छा जी, इसके बाद हम बात करते हैं, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मुराद होता है कि एक ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम से मुश्तमिल होता है। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जिसमें राइबोसोम्स नहीं होते। राइबोसोम जिसमें हैं इसका मतलब है वो डीएन वो प्रोटीन बनाता है, और जिसमें राइबोसोम्स नहीं है इसका मतलब वो प्रोटीन नहीं बनाता। ठीक है जी अब्दुल्ला भाई, ठीक है। अच्छा, जिसके बाद जी आप इन्वॉल्व, मैंने आपको बता दिया कि प्रोटीन बनाने में फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या है। ये मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, मतलब जो पौधों को, एनिमल्स को या प्लांट्स के जो सेल्स उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। वो बेसिकली ये अभी इतना डिटेल में अभी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आई नो दैट कि यू हैव डन एमएससी और एनी अदर सब्जेक्ट लाइक दैट, एमएससी ज़ूलॉजी और बॉटनी, लेकिन इतना हमने डिस्कस सीएसएस के सिलेबस में उतना करना होता है जितना ज़रूरी होता है। मैकेनिकल सपोर्ट सो दैट द शेप ऑफ द सेल इज मेंटेन्ड। ट्रांसपोर्ट मटेरियल होता है, चीज़ों राइबोसोम्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाता है, स्टोरेज ऑफ कंपाउंड है।
लाइक प्रोटीन्स, मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। आप बेसिकली यहाँ पे ये करनी आई हैं वैसे, चलें छोड़ें इस बात को। मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स है, मतलब कि जो एसिडिटी होती है, बेसिसिटी होती है ड्रग्स की, उनको क्या करता है बेसिकली, ये उनको कंट्रोल करता है, उनको ओवरकम करने की कोशिश करवाता है। अच्छा जी, सेल ऑर्गेनाइज में गोल्जी ऑपरेटस हैं। गोल्जी ऑपरेटस आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे आगे, एक मिनट, यहाँ पे नजर आगे इसकी डायग्राम होगी। अच्छा, ये गोल्जी ऑपरेटस हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक के साथ ही पाए जाते हैं, ठीक है। इसका क्या काम होता है जी, एक मेम्ब्रेन पर कंसिस्ट होता है। ये सेक लाइक बाउंडेड मेम्ब्रेन होती है जो सिस्टर्नी और वेसिकल्स पर मुश्तमिल होती है। अच्छा जी, इसकी हम बात करें तो ये सेक्रेटरी वेसिकल्स होते हैं, टिन लाइक पैकेजेस होते हैं, इनमें सर्टेन सेल्स secretions can be transported. फंक्शन ऑफ गोल्जी ऑपरेटस यहाँ पे पढ़ लें आप कौन से हैं। प्रोटीन है which is synthesized on rough endoplasmic column is transferred to Golgi apparatus where it is converted into finished product and expand to outside the cell within this। ये मतलब कि यहाँ पे प्रोटीन बनने का काम जो होता है वो एक्सपोनेंशियली हो रहा है, ठीक है। आगे जी, सेल ऑर्गेनेल्स में गोल्जी ऑपरेटस की डायग्राम है। लाइसोसोम्स, लाइसो से निकले मतलब सोम, लाइसो मींस डिसोल्यूशंस एंड सोमा मींस बॉडी, मतलब कि बॉडी की जो डिसोल्यूशंस होती है, मतलब इसको डिसइंटीग्रेशन होती है बॉडी की, उसको हम लाइसोसोम्स का नाम देते हैं। लाइसोसोम्स क्या करते हैं कि सेल के अंदर वाली चीज़ों को छोटे छोटे, जो है ना यहाँ पे अगर नजर आ रहा है आपको, ये एक लाइसोसोम है। ये क्या करता है, बॉडी के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बनता है। अच्छा, कितना टाइम रह गया मीटिंग एंड होने में, बता सकते हैं मुझे? चलिए 4 मिनट से। अच्छा जी, इसमें क्या होता है, इसमें ये ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं लाइसोसोम्स। इसमें क्या होता है जी, इसमें जो होता है ना, सेल के अंदर चीज़ें जो बन रही होती हैं वो बाहर जाती हैं और बाहर से अंदर आती हैं। और इसका एक और काम होता है कि जितने भी स्टोरेज पार्टिकल्स होते हैं, मटेरियल होता है, उनको सेल के अंदर रेगुलेट करवाता है और सेल से बाहर लेकर जाता है। ये लाइसोसोम्स का काम होता है। ये बेसिकली स्ट्रक्चर इज अ सिंगुलर मेम्ब्रेन बॉन्डेड सिंपल सैक कंटेन सेवरल हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम से मुराद होता है पानी पर मुश्तमिल ऐसे एंजाइम जो कितनी भी सर्कुलेशन या उसकी एक्टिविटीज़ को मजबूत करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर बात करें फॉर्मेशंस की, तो ये राइबोसोम्स प्रेजेंट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उनसे बनते हैं। गोल्जी ऑपरेटस आगे से मजीद, मतलब सबसे पहले गोल जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो गोल्जी ऑपरेटस बना रहा होता है, गोल्जी ऑपरेटस आगे लाइसोसोम्स बना रहे होते हैं। ये जो है वेसिकल्स होते हैं ना, वेसिकल्स आई पेडिकल, इनको हम लाइसोसोम्स का नाम देते हैं। जो मैंने आगे बता दिया। फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स, फैगोसाइटोसिस मतलब सेल को खाना, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना सेल के, उनको खाना फैगोसाइटोसिस होता है। अच्छा, एक होता है पाइनोसाइटोसिस। बेसिकली फैगोसाइटोसिस से मुराद होता है सॉलिड पार्टिकल्स को खाना, पाइनो का मतलब होता है लिक्विड पार्टिकल्स को। और जहाँ पे अगले फॉरेन प्रोडक्ट दैट इंटर इन द सेल इनगल्फ्ड बाय लाइसोसोम्स एंड इज ब्रोकन इनटू द डाइजेस्टेड पीस। इंटर सेलुलर डाइजेशन क्या होती है, लाइसोसोम मतलब ये स्टमी का काम कर रहे होते हैं बेसिकली, जो होते हैं ना हमारे सेल होता है उसका अंदर जो स्टमी का काम है वो लाइसोसोम्स कर रहे होते हैं। इनको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा तो आपको काफ़ी हद तक इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। आगे जी, प्लास्टिड्स, ये पौधों में पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। रंगों, खूबसूरत संतरों का रंग, खूबसूरत पत्तों का रंग, ये बेसिकली पत्तों का ग्रीन होना, ये भी डिपेंड करता है प्लास्टिड्स के ऊपर। ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। जो फोटोसिंथेसिस होती है वो क्रोमोप्लास्ट में होती है। जैसे आपको पता है कि ग्लूकोज बन रहा होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और ग्लूकोज का बनने का जो प्रोसेस है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्रोमोप्लास्ट से मुराद ये होता है कि ये बेसिकली क्या करता है, ये रंगों कलर्स प्रोवाइड करता है फ्रूट्स को, और जो फ्लावर्स होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, ये जो है ना वो स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर। अच्छा जी, ठीक है, गुजारिश है जी, हमारे पास ये टॉपिक प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स का डिफरेंस मैंने बता दिया यहाँ पे, इनको पढ़ लीजिएगा। प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होती। प्लास्टिड होते हैं इसके अंदर, एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होते। लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है प्रेजेंट प्लांट सेल्स के अंदर, एनिमल सेल्स में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं। इनके अंदर सेंट्रोल्स नहीं होता, इनके अंदर सेल्ट्रोस प्रेजेंट होते हैं। ये आपको एक डिफरेंस नजर आ रहा है। ये आज का हमारा टॉपिक था। आपसे गुजारिश है कि तमाम जो एस्पायरेंट्स मौजूद हैं वो अपना रोल नंबर दें ताकि मैं उनका जो है ना वो ले सकूँ, अटेंडेंस ले सकूँ। शाबाश। 18-2-8। शाबाश। मैं क्लास में पूछता हूँ आप लोगों का, आप लोगों ने ना जो ड्रामेबाजी स्टार्ट की है ना, शाबाश। 21-31। आप लोग इतने सियाने समझदार और मेरे फरमा बरदार स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों का ये बिहेवियर मुझे सूट नहीं करता। रोल नंबर 10।
वेरी गुड, आज अच्छी अटेंडेंस है। तस्मीया अच्छा जी, ठीक है, शाबाश। लेकिन ये आप, मैं नोट कर रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। अमरीन साबर, आप क्लास की देख लें कि कितने लोग प्रेजेंट कितने नहीं हैं। ये आज, ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने सारी चीज़ें क्लियर की हैं। कोई चीज़ अंडरस्टैंड ना आई हो, समझ ना आई हो, तो आप, थैंक यू सो मच।